एक सवाल और है हमारा। आजकल भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी नंबर 1 पे है। इस मामले में क्या कहना चाहते हो आप? आपके एक इसका सवाल जिम्मेदार कौन है? आपके इस सवाल से मुझे एक अभी सुबह का वाकया याद आ गया कि उत्तर प्रदेश से के 130 या कुछ ऐसे कुछ गाँव हैं जहाँ एक चोरी की नई टेक्नोलॉजी चली है। यूपी के 5 जिलों में रहस्यमय ड्रोन ने लोगों की फिलहाल नींद उड़ा दी है। लोगों में डर और दहशत इस कदर है कि रात में सोने के बजाय लोग जाग रहे हैं, पहरे दे रहे हैं। ड्रोन कौन उड़ा रहा है? आखिर क्यों गांव के गांव लोग सिर्फ इन ड्रोन्स की चर्चा कर रहे हैं? इस पर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। आम लोगों के साथ यूपी पुलिस के लिए भी ये सिरदर्द बन गया है और ये रहस्यमय ड्रोन कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। यूपी के 5 जिले ऐसे हैं और यहां आलम यह है कि लोग रात में सोने की जगह हाथों में लाठी डंडे लेकर रात भर पहरेदारी दे रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें रामपुर, अमरोहा और आसपास के जिलों से भी आ गई है। यहाँ किसी जानवर का खतरा नहीं है, यहाँ के लोग ड्रोन से खौफजदा हैं क्योंकि ड्रोन घरों की मॉनिटरिंग करता है। ड्रोन के हैंडलर्स को उस घर की पहचान कराता है जहां वो चोरी की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। दरअसल पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में ड्रोन ने दहशत मचा दी है। मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, संभल जैसे जिलों में एक अफवाह बहुत तेजी से फैल रही है जिससे लोग डरे हुए हैं। अपने घर की और परिवार वालों की सुरक्षा के लिए रात भर जाग रहे हैं। गांव के ड्रोन से रैकी करते हैं और हाँ, प्रूफ है, हम आपको वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। तो रैकी करते हैं और वहां से फिर अपना चोरी करते हैं जाके। तो ये सब क्यों हो रहा है? मेरा लौट के बेरोजगारी कारण जायज सी बात है भाई। अगर रोजगार होगा सबके पास तो क्यों ऐसा होगा? क्यों चोरी करेंगे? लोग तो रोजगार होने के बाद भी चोरी करते हैं। कौन है ऐसे लोग? करते हैं, कोई फोन चोरी कर रहा है, कोई पैसे, कोई पॉकेट मार रहा है। रोजगार होने के इसका मतलब गवर्नमेंट को जिम्मेदार तो नहीं बनना। नहीं, गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है इसमें। आप पूछो कैसे जिम्मेदार है? कई चीजें ऐसी हैं, बोल जो है भाई उसको डर तो नहीं लगेगा। कुछ केस ऐसे होते हैं जो आप रिश्वत देते हो, पुलिस को आराम से वो हो जाते हैं, केस चोरी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। अब देश में पुलिस कर्मियों की जगह जो है लाखों की जगह खाली है भाई। अगर ज्यादा पुलिसकर्मी होंगे तो ज्यादा जगह पर मतलब भी गश्त देंगे या अपनी ड्यूटी करेंगे तो उससे क्राइम कम होता है। अब आपके पास पुलिसकर्मी कम है, आपके पास बॉर्डर पे जो आर्मी है वो कम है, तो क्राइम तो होंगे भाई। आपने ये कौन सी कंट्री है? रूस का एक रूल है कि वहां का हर नागरिक जब बच्चा पैदा होता है, जब 18 साल 19 साल की उम्र क्रॉस करता है, मतलब एजुकेटेड हो जाता है, उसके बाद उसे 1 या 2 साल की आर्मी में मतलब ज्वाइन करना होता है, उसको सेवा देनी होती है। उससे बहुत फायदे होते हैं, उससे देश के प्रति प्रेम भी बढ़ता है और दूसरा वो जो जितने भी लोग आर्मी में जाएंगे सब फिट होंगे, बीमार कम पड़ेंगे। तो और उससे क्या सुरक्षा भी बहुत बढ़ती है। जब जो बंदा सेवा दे के आया है वो कभी गलत काम नहीं करेगा, तो उससे क्या चोरी और बहुत सारे क्राइम कम हो जाते हैं। तो हम दूसरे कंट्री में जब घूमने जाते हैं तो वहां से ये चीज उठा के ला करके लागू कर सकते हैं। और लागू तब करोगे ना जब आपको देश से प्रेम होगा। आपको देश से प्रेम नहीं, आपको सत्ता से प्रेम है, उसी से प्रेम है। तो इसलिए बेरोजगारी फैलेगी, चोरी डकैती होगी, मारकाट होंगी। तो इसके लिए सरकार को तो भाई जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आप नौकरी निकालिए, आपने वो रूल लागू कर दीजिए, लेकिन आपने आर्मी में जो रूल लागू किया था 5 साल का, वो तो अग्निवीर, वो तो भाई बेइज्जती वाला ही काम हो गया ना। इससे अच्छा तो बोलो भाई अपनी मर्जी से सेवा दो और आराम से आने के बाद अच्छी से अच्छी जॉब पाओ। वहां से आने के बाद गार्ड की नौकरी करेगा हमारा जवान। हाँ, तो डेयरियां मतलब डेयरी खोल के देते गवर्नमेंट के, आप मतलब डेयरी इससे अपने बच्चों का पालन पोषण करो। मेरा समझ में नहीं आया, गार्ड की जॉब कर रहा है, कोई ग्रुप फोर्स में लग रहा है, वहां से आने के बाद ये मतलब नई युवा की जो युवा है उन पे क्या असर पड़ रहा होगा कंज्यूमर पे? वही तो नौकरियां क्या एक तरफ खिसक के आ गई ना। अगर आपको चलाना ही था अग्निवीर तो सबके लिए ट्रेनिंग करते करते बंदे को 2-3 साल हो जाते हैं। ग्रेजुएशन नहीं कर पाएगा, फिर वो भाई 12th कर पाएगा मुश्किल से, 12th के बाद आर्मी में चला जाएगा। लेकिन भाई लाइफ आगे हमारे भारत देश की युवा तो इतनी जोशीली है कि देशभक्ति के लिए हर इंसान, हर माता पिता यही चाहते कि हमारा बच्चा फौज में जाए, लेकिन ये सरकार करे तब ना। ज्यादातर किसान के बेटे ही सोचते हैं
किसान के माता पिता किसान है वही ज्यादा ये सवाल सोचते हैं कि हमारा बच्चा फौज में रहे, क्योंकि उनके चेहरे पे रौनक ही अलग ही होती है कि मतलब हमारा बेटा फौज में, एक गर्व की बात होती है, गर्व की बात होती है और माहौल भी बहुत अच्छा हो जाता है देश का। फिर वो आर्मी की हो गई, पुलिस की हो गई, नौकरी निकालो, उसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रावधान करो कि जैसे पुलिस में बहुत सारे लोगों को कहते सुना है कि रिश्वत लेते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी रिश्वत लेती है, इसीलिए एयर पोल्यूशन, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। एक रिश्वत से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि मैंने जो आवास योजना जो आई थी उसमें भी बहुत सारे घपले हमने किसी को मैंने देखा है, आवास योजना किसी को लाभ हुआ है, किसी को नहीं हुआ। जो जरूरतमंद है एक्चुअली उसको नहीं मिला है। तो वहाँ पर किस चीज की कमी दिखाई दी? रिश्वत की। जिसका मकान पहले से गवर्नमेंट ने तो काम किया है भाई, गवर्नमेंट ने काम किया है भाई। मोदी जी ने बोला कि हाँ आवास योजना ने हमने सबको लाभ दिया है, तो उन्होंने तो भाई अपना वादा पूरा किया है ना। वादा पूरा किया है, लेकिन वादे के साथ साथ आपको ये मेरे समझ में नहीं आता। जब से 2014 से सरकार आई है तो लोग ये बोल रहे हैं कि जो रिश्वत है वो सब खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। आप स्कूलों में देख लीजिए, स्कूलों में EWS के एडमिशन हो, SC ST के एडमिशन हो, उनकी सीट नहीं मिलती। कभी कभी तो आधी पढ़ाई जब खत्म होने पर आ जाती है तब जाकर EWS के इसके वो खुलते। क्यों ये सब क्यों हो रहा है? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो नॉर्मल एडमिशन के साथ क्यों नहीं खुलते ये सब? भाई उन बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है, मतलब उनके ऊपर उनके सिर पे इतना बर्डन डाल दोगे कि आधी पढ़ाई निकलने के बाद एडमिशन लेगा बच्चा, फिर कैसे पढ़ाई करेगा, फिर कैसे वो एग्जाम देगा, कैसे पास होगा? ये क्या, ये घपला ही तो है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो भी चल रहा है ना इसको खत्म करना चाहिए सरकार को, या फिर अगर नहीं खत्म कर रही तो इसका मतलब उसके मंसूबे से ये सब हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं हमारे भारत देश के अंदर कि हमारा जो देश है हिंदू धर्म खतरे में है। क्या लगता है कि कुछ लोगों की मनगढ़ंत कहावतें हैं या फिर सही में देश हमारा खतरे में है? तो किससे खतरा है? देखिए कि मतलब जब देखा जाए तो हमारा राष्ट्रपति भी हिंदू, प्राइम मिनिस्टर भी हिंदू है, मुख्यमंत्री भी हिंदू है, सारे हिंदू हैं, हिंदू की सरकार है, फिर भी लोग कुछ कहते हैं कि हमारा ये हिंदू धर्म खतरे में। हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, नहीं ना है ना होगा कभी। लेकिन ये मानसिकता जो है ना, जो सरकार के या सरकार के लोगों के द्वारा जो फैलाई जाती है, कभी दस्तावेजों को दिखा के, कभी कुछ दिखा के कि भाई ये चीज दिखाओ वो चीज दिखाओ, क्योंकि उनको सत्ता बने रहना है। अब हिंदू धर्म किसके लिए खतरे में होता है? जो पढ़ने नहीं चाहते बच्चे, हमको एक बार आप बरगला दीजिए हिंदू धर्म खतरे में, वरना मैं तो कहीं हिंदू धर्म खतरे में नहीं देखा, क्योंकि हम भी हिंदू हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाते हैं, मुसलमानों के बीच भी जाते हैं, बातचीत भी करते हैं। और पूछो तो हमारे अपने लोगों से खतरा है हमें, क्योंकि आप नॉर्मल सी चीज, आप किसी हिंदू की दुकान पर जाइए, क्या वो आपको कोई चीज फ्री में दे देगा या पैसे उधार कर लेगा? नहीं करेगा ना। आप ट्राई करके देख लीजिए। तो हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं होता, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक जुमला बना दिया है, और जुमले ने हमारी जो आवाम है, उनके जो बच्चे हैं, उनको मूर्ख बना दिया है कि हिंदू धर्म खतरे में है। जैसे बीजेपी के शासन काल में 14 जब से बीजेपी सत्ता में आई है, क्या लगता है कि बीजेपी ने अच्छे काम किए? देखिए, अच्छे कामों से ज्यादा गलत काम किया है। जैसे कि सबसे ज्यादा जो गलत काम है जिस पर हमारा देश टिका होता है वो एजुकेशन सिस्टम है। अब उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूलों का वो मर्ज किया जा रहा है। हाँ तो मर्ज करे हैं ना, लेकिन मर्ज क्यों किए हैं? मर्ज से क्या होगा? भाई स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, उनके माता पिता नहीं भेज रहे हैं, तो बच्चों स्कूल क्या बंद मर्जी करेंगे ना? इसमें स्कूल में ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, उसको चालू रखा है। यही तो सोचने का पॉइंट है, यही तो हमारा हर भारत के नागरिक को सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब कांग्रेस का शासन था उस दौर से, जब ये पोलियो की दवाई पिलाई जाती थी, तो मतलब बच्चे काफी ऐसे पैदा हो रहे थे, तो उन्होंने पोलियो की दवाई पिलाई। ठीक है, उन्होंने संडे को वो लगाए थे, बूथ लगाए थे, फिर बच्चे जा रहे हैं, बच्चों को कुछ चीज दे के, उनको लालच दे के उनको पोलियो की दवाई पिलाई। फिर उसके बाद उन्होंने
घर घर जाके भी दवाई पिलाई। हाँ। अगर यही मेंटेलिटी उन लोगों की होती तो वो क्या बोलते हैं, अरे यार बच्चे पीने तो आते नहीं, हम क्यों घर घर चाय पिलाने। तो आज पूरा भारत क्या होता, विकलांग होता। लेकिन उसकी मेंटेलिटी ऐसी नहीं थी। अब ये जो बोल रहे हैं कि स्कूल में बच्चे आ ही नहीं रहे, एक बात हर भारतीय नागरिक को सोचनी पड़ेगी कि हमारी जो पॉपुलेशन है आज चाइना से ज्यादा है। हाँ। और ये मैं जो देश में सत्ता पे बैठे हैं उनको खुद बोल रहा हूँ, दिमाग तो उनको खुला हुआ है, लेकिन वो हमें मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको हम अपनी मूर्खता दिखा रहे हैं। देखो कि हम कितने मूर्ख हैं, हम कितना सोच सकते हैं कि 150 करोड़ जनता होने के बावजूद भी अब 150 करोड़ जनता में कितने बच्चे होंगे। अब आपके जो विद्यालय खुले हुए हैं उनमें बच्चे क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, ये आपको पोलियो वाला सिस्टम करना होगा। अगर आप चाहते हो देश को आगे बढ़ाना कि घर घर जाके अलग जगह नहीं होगी कि आपके बच्चे स्कूल में क्यों नहीं जा रहे हैं। आपके पास अगर खाने तक कोई पैसे नहीं है, हम आपके बच्चों को सब कुछ देंगे। जिस तरह आप वोट मांगने जाते हो ना घर घर, वैसे आपको घर घर जाकर के अलग जगह नहीं होगी। अगर आप देश को प्रेम करते हैं तो अगर ऐसे करोगे, इस नाम पे मर्ज कर रहे हो आप स्कूलों को, तो आप इस नाम पे नहीं कर रहे हो, आप उनको अनपढ़ रखने के लिए सब कर रहे हो। मानोगे नहीं मानोगे। आप सोचो, अब यहाँ पर एक विद्यालय है, यहाँ का विद्यालय उठा करके 5 किलोमीटर दूर डाल दिया। यहाँ बेचारे 2-3 बच्चे तो वैसे ही नहीं जा पाएंगे। 2-3 बच्चे जा रहे थे। अब 5 किलोमीटर अगर वो बच्चा जाएगा गरीब का, अगर वो गरीब नहीं होता तो वो स्कूल में पढ़ता। अब 5 किलोमीटर जाएगा तो उसका पर डे का किराया कितना होगा। तो कोई अपने बच्चों को भेजेगा तो यहाँ के बच्चे तो अनपढ़ रह गए। तो ये सरकार क्या है, मूर्ख बना रही है कि हम 5000 स्कूलों को मर्ज इसलिए कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ये एक्सक्यूज है। रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है, ये आपका काम है। वोट दिया है आपको उसके माँ बाप ने जिसके बच्चे अनपढ़ ना रह जाए, तो आपको स्कूलों में जाकर के सर्वे करना होगा तो बच्चे क्यों नहीं आ रहे। इस काम में चाहे आपको एक्स्ट्रा कर्मचारी लगाने पड़ेंगे। भाई मर्ज करोगे आप, बेरोजगारी फैलेगी। जब टीचर जैसे पद की अगर बेरोजगारी फैलेगी तो सोचो शिक्षा कहाँ जा करके। कोई शिक्षक है, कोई पढ़ने को राजी नहीं होगा, यार हम तो नहीं बनेंगे, हम टीचर, नौकरी नहीं है, सॉरी। तो इसका तो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये सरकार को नहीं सोचना, सरकार तो अपनी सीट के बारे में सोच रही है, वो तो प्रणाम भला। ये हर नागरिक को सोचना पड़ेगा। और लोग इतने परेशान है कि इस सत्ता को हम कैसे उतारें। इस सत्ता को जब तक ईवीएम मशीन है तब तक कोई नहीं हटा सकता। अभी भी कुछ ऑडियंस, ईवीएम मशीन भी तो कांग्रेस ने लागू करी थी, आज वही उसके बगावत में खड़ी है। तो उसका भी एक सीक्रेट वो हुआ था ना, लीक हुआ था। ईवीएम कोई हैक कर सकता है, ईवीएम हैक हो सकती है। देखो मशीनों पर हम विश्वास नहीं कर सकते। ये फोन है, इसको हम हैक कर सकते हैं, ब्लैक लिस्ट में नाम डाल सकते हैं, फॉरवर्ड डाइवर्ट कर सकते हैं। तो मशीन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं जब 11th क्लास में पढ़ रहा था तो मेरा एक मित्र था, वो उसके दूध की डेयरी थी। तो पहले क्या था, जब हाथ से घुमाते थे उसकी फैट आती थी, एक्यूरेट आती थी। फिर उसके बाद मशीनें चल गई थी, तो उसकी मशीन एक बार खराब हो गई थी। तो मुझे सेंटर पे लेके गया था, तो अब मुझे पता चला कि मशीनों में कैसे घपला होता है। उसने बोला कि इसमें जैसे सेटिंग होती है, बकरी का दूध, भैंस का दूध, गाय का दूध, तो हम जैसे बकरी का दूध सेट करेंगे तो वो मशीन फैट बकरी के दूध से देगी, जबकि भैंस का दूध है मेरे पास। तो जो हम उसको पेमेंट करेंगे वो बकरी के दूध की पेमेंट करेंगे, तो हमें कम पेमेंट करनी पड़ी। और जो भैंस का दूध हमारे पास आया हम आगे बेचेंगे, हम महंगे पे बेचेंगे। तब मुझे पता चला, वो मैंने कहा अगर इसमें हम भैंस का दूध डालेंगे तो हम फैट निकालेंगे तो भैंस का दूध की फैट आएगी। कह रहा वो आएगी, लेकिन अगर हम सेटिंग कर देंगे ना, अब जैसे 5 किसान दूध लेके आए, अब 5 किसान जब दूध लेके आए तो मैंने बकरी की सेटिंग कर दी, तो 5 बकरी के दूध की फैट देगा। अब किसान तो बेचारा अनपढ़ होता है, तो और जो पर्ची आती है उसमें इतना डिटेल में नहीं होता, उसमें सिर्फ फैट दिखाता है। और मैं ये नहीं देखता कि अब किसान तो बेचारा फैट पर्ची लेके चला जाता था। उस दौर की बात बता रहा हूँ, 2012-13 की। किसान तो भाई मोस्टली बेचारे अनपढ़ ही होते हैं, पर्ची लेके चले जाते भाई ये 28 रुपया का हुआ। तो जब उस मशीन में ये सब हो सकता है तो ईवीएम मशीन में क्यों नहीं हो सकता। तो ये हर नागरिक को सोचना होगा। और मैं कह रहा हूँ ऑडियंस के उन बच्चों को, उन पेरेंट को जो वीडियो देख रहे हैं, या उन बच्चों को जो टेक्नोलॉजी जान गए हैं, वो अपने पेरेंट को बताएं कि ईवीएम मशीन हैक हो सकती है। जब फोन हैक हो सकता है, इससे फोन डाइवर्ट हो सकता है, दूध की क्रीम निकालने वाली मशीन हैक हो सकती है, तो उस मशीन पे हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वो हैक नहीं हो सकती। हैक हो सकती है। आपको बटन दबाओगे, आपको पर्ची भी आपको पंजे की मिलेगी, या पंजे का बटन दबाओगे या झाड़ू का दबाओगे, आपको शो भी वो दिखाएगी। लेकिन उसमें क्या पता कि वोट किसको जा रहा है,
भाई काउंटिंग पर्ची से थोड़ी नहीं होती है, काउंटिंग तो उससे होती है, वोटिंग से, मशीन से। या फिर पर्ची से काउंटिंग करो। तो पर वो सरकार राजी नहीं है पर्ची से काउंटिंग करने के लिए। क्या लगता है, क्या बीजेपी को डर सता रहा है कि मतलब सत्ता हाथ से न चले जाए, कुर्सी हाथ से न चले जाए, पावर हाथ से न चली जाए? बीजेपी जो है वो आरएसएस की टहनी है। आरएसएस क्या है, उसकी जड़ है, मूल जड़। तो आप जब गोलबर्ग जी की एक किताब पढ़ेंगे ना, बंच ऑफ थॉट, तो आप उसमें साफ साफ पाएंगे, उसमें लिखा है कि जब सत्ता हाथ लगे तो सबसे पहले विद्यालय बंद करने चाहिए और जनता को जितना हो सके उतना मूर्ख बनाइए अगर सत्ता में लंबे समय तक आप टिके रहना चाहते हैं। तो बीजेपी ने वही चीज अपना ली और उसी पे चल रही है। इसीलिए धार्मिकता की तरफ ज्यादा झुकाव है, एजुकेशन की तरफ कम झुकाव है। अगर लोग पढ़ लिख कर तैयार होंगे, सवाल पूछेंगे, सरकार चलाने में उनको मुश्किल मैं होगी। चाहता हूँ ये किताब आप ऑडियंस को बताएं, ताकि ये मैं चाहता किताब हूँ ऑडियंस को, लोग जरूर पढ़ें, ताकि आपको- बाकी सबको नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। अगर आपको देश से प्रेम है, अगर आपको देश से प्रेम है तो आपको ऐसी किताब पढ़नी चाहिए, सच्चाई जाननी चाहिए। हम जैसे लोग अगर बोल रहे हैं तो हमारा विश्वास इतनी जल्दी मत कीजिए। आपको बातें सुन करके किताबों का सर्वे करना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, तब आप उस नतीजे पर पहुंचिए क्या सच क्या है और झूठ क्या है। क्योंकि अगर जब तक आप सच और झूठ पर नहीं पहुंचेंगे, आप देश को ही प्रेम नहीं कर सकते और देश को सुरक्षित भी नहीं बना सकते। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोल दिया कि उत्तर प्रदेश और बिहार असुरक्षित स्टेट है। तो कितनी शर्म की बात है कि बाहर के लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे देश के कुछ स्टेट असुरक्षित है। कितनी बेइज्जती की बात है। क्योंकि मैं भी यूपी से हूँ, मुझे भी बहुत शर्म लगती है कि बताओ ऐसे कमेंट हो रहे हैं। और ऐसे कमेंट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी सरकार मौका दे रही है, वो शिक्षा पे जोर नहीं दे रही है। आज शिक्षा को ऊपर उठाइए, देखो कितनी तारीफ होती है हमारे देश की। अच्छा, एक सवाल और है मेरे मन में